तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो श्रीलंका के हालातों से हम सभी बखूबी परिचित हैं। आर्थिक तंगी और जनता के गुस्से से झेल रहे श्रीलंका के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और चरम पर महंगाई और आम जनता की चीज़ों के दाम में बेतहाशा वृद्धि को लेकर लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि उन्होंने शनिवार को राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में आग लगा दी। आर्थिक तंगी से लेकर गृह युद्ध तक की कगार पर खड़े देश श्रीलंका का दोस्त रहा भारत आज फिर उसके साथ खड़ा है और आर्थिक परेशानी झेल रहे श्रीलंका को भारत ने आश्वासन दिया है और भारत ने कहा कि हमने पहले भी साथ दिया था और आज भी मजबूती के साथ श्रीलंका के साथ खड़े हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा मददगार रहे हैं। वे अपनी समस्या पर काम कर रहे हैं, हम देखेंगे क्या होता है। जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका में अभी कोई शरणार्थी संकट नहीं है। श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर की तरफ से बयान दिया गया है और इस विषम परिस्थिति में भी भारत अपनी दोस्ती का फर्ज निभाएगा और आज हम श्रीलंका की जनता के साथ खड़े हैं और आर्थिक तंगी और हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद अब तक दुनिया के सबसे किसी भी देश ने श्रीलंका की तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। वहां भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि वो श्रीलंका की हर संभव मदद करेगा। तो आर्थिक संकट से त्रस्त श्रीलंका के नागरिक सड़कों पर हैं और जगह जगह प्रदर्शन, हंगामे और बवाल की खबरें आ रही हैं। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और रविवार को भी नागरिक सड़कों पर डटे हैं। देश में इमरजेंसी लागू है, शहरों में कर्फ्यू लगा है और श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनने के निर्णय के बाद तुरंत चुनाव का ऐलान किया गया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की सशर्त पेशकश की है। वहीं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास पर हिंसा फैलाने वाले प्रदर्शनकारियों का आज नया रूप देखने को मिला। रविवार को प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर की सफाई की और कोलंबो में प्रदर्शनकारियों के भीड़ राष्ट्रपति सचिवालय भवन के अंदर घुस गई, जहां पुस्तकालय में भीड़ को किताबें देखते पाया गया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि आज देश में गैस शिपमेंट के आते ही जनता को गैस वितरण में तेजी लाई जाए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया और पीएम मोदी ने कहा कि सूरत में हर गांव पंचायत में 75 किसानों का चयन करने के लिए ग्राम समिति, तालुका समिति और जिला समिति बनाई गई है। इस दौरान ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप का आयोजन किया गया है और पीएम मोदी ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में 75 किसानों को इससे जुड़ने से मिशन में सूरत की सफलता देश के लिए उदाहरण हुई। सुनिए क्या कुछ कहा। कुछ महीने पहले ही गुजरात में नेचुरल फार्मिंग के विषय पर नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में पूरे देश के किसान जुड़े थे। प्राकृतिक खेती को लेकर देश में कितना बड़ा अभियान चल रहा है, इसकी झलक उसमें दिखी थी। आज एक बार फिर सूरत में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि गुजरात किस तरह से देश के अमृत संकल्पों को गति दे रहा है। हर ग्राम पंचायत में 75 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के मिशन में सूरत की सफलता पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनने जा रही है। आजादी के 75 साल के निमित्त देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। अमृत काल में देश की गति प्रगति का आधार सबका प्रयास की वो भावना है जो हमारी
इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही है। विशेष रूप से गांव, गरीब और किसान के लिए जो भी काम हो रहे हैं, उनका नेतृत्व भी देशवासियों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। प्राकृतिक खेती आर्थिक सफलता का भी एक जरिया है और उससे भी बड़ी बात, ये हमारी मां, हमारी धरती मां, अपना माटे तो आ धरती मां रोज આપણે પૂજા કરતા હોઈએ, સવારે પથારીમાંથી નીચે પગ મૂકીએ તો એ પહેલા ધરતી માતાની માફી માંગીએ, એ આપણા સંસ્કાર। આ ધરતી માની સેवा और धरती मां की सेवा का भी ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो खेती के लिए जरूरी संसाधन आप खेती और उससे जुड़े हुए उत्पादों से जुटाते हैं। गाय और पशुधन के तो वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह नॉर्थ जोन काउंसिलिंग की 30वीं बैठक में शामिल होने के लिए शनिवार को जयपुर पहुंचे और इस बैठक में उन्होंने कहा कि देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरे से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों की आपसी तालमेल बढ़ाना होगा। उन्होंने तमाम राज्यों को साइबर क्राइम और उग्रपंथी संगठनों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता जताई है और बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ साइबर अपराध पर चिंता व्यक्त की और इसमें निपटने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में पुलिस मॉडर्नाइजेशन, साइबर क्राइम को रोकने और साथ ही आपको बता दें कि सीमा पार आतंकवाद को रोकने के अलावा आंतरिक सुरक्षा के जुड़े मुद्दे और कानून व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अमित शाह शनिवार सुबह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे सीधे होटल रामबाग पैलेस गए और इस बैठक में तकरीबन 3 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें राज्यों के करीब 60 से ज़्यादा प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अमित शाह के दौरे को देखते हुए जयपुर में शनिवार को कई जगहों पर सुरक्षा चौक चौबंद नजर आई और नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, पंजाब सीएम भगवंत मान, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। बैठक में अंतर्राज्यीय विवादों पर भी चर्चा हुई। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को बकरीद की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार बलिदान और मानव सेवा का प्रतीक है और आइए इस अवसर पर मानव जाति की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने और देश की खुशहाली तथा समग्र विकास के लिए काम करने का संकल्प लें। और वहीं ईद उल अजहा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार हमें मानवता की भलाई के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और ईद की मुबारक बात दी और ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। यह त्यौहार हमें मानवता की भलाई और समृद्धि की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ आज पूरे देश में बकरीद का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और बकरीद के त्यौहार का मुस्लिम धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। इस त्यौहार को लेकर ईद उल अजहा या कुर्बानी का त्यौहार भी कहा जाता है और रमज़ान के पवित्र महीने के ठीक 70 दिन बाद बकरीद मनाई जाती है। वैसे तो बकरीद की तारीख चांद दिखने से तय होती है और पूरे भारत में आज बकरीद मनाई गई। और आपको बताएं कि ईद उल अजहा या बकरीद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है और जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे जोश के साथ मनाते हैं। बकरीद इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 12वें महीने में मनाया जाता है और ये रमज़ान के खत्म होने के 70 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी दी जाती है और बकरीद के त्यौहार को बकरीद, ईद कुर्बान, ईद उल अजहा या कुर्बान बयारामी भी कहा जाता है। तो बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।